दोस्तों, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार जो सपने देख रहा था, ट्रंप नोबेल पुरस्कार के, वो उसको ना मिलते हुए वेनेजुएला की एक लेडी को मिल गया है। अब सबसे ज्यादा खुशी की लहर इस टाइम में भारत में देखी जा रही है, जो खुशी की लहर ट्रंप के व्हाइट हाउस में होनी थी। अब दावे तो कई किए गए थे ट्रंप के द्वारा कि वॉर रुकवा दी। जो तीन मेन चीजें होती हैं जिसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि किसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तीनों में ही ट्रंप फेल हो गए हैं। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, तीनों चीजों में ट्रंप फेल हो गए, एक एक करके उन पे चर्चा करेंगे। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, और जो मोदी जी ने भी अभी रिसेंटली ट्वीट किया था, उसका भी क्या इस पर कोई असर पड़ा है, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तीन चीजें कौन सी थी जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि ये तय किया गया कि किसको ये नोबेल पुरस्कार मिलेगा? देखिए, एक तो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, यानी कि कहीं पे वार को रुकवाना। वैसे ट्रंप ने तो बहुत सारे क्लेम किए थे कि वार को रुकवा दिया, रुका कुछ नहीं पाए। दूसरा है आर्मामेंट को डिक्रीज करना, यानी कि जो नॉर्मली न्यूक्लियर आर्म्स की बात होती है, वैसे अपना सामान बेचने को फिर रहे थे। इंडिया से कहते थे आप F-35 ले लो, किसी और कंट्री को भी सामान बेचने को फिरते थे, पाकिस्तान को फिर मिसाइल दे रहे थे। तो यहाँ पे भी टोटल फेल हो गए ट्रंप। तीसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस इंप्रूवमेंट, इसमें ट्रंप टोटली बैंकरप्ट हो गए। इन्होंने सारी कंट्री के साथ रिलेशन को खराब किया, इंप्रूवमेंट की तो छोड़िए, जबकि अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, उसके बाद भी इन्होंने सब कंट्रियों के साथ रिलेशन खराब किए। इंडिया के साथ खराब कर लिए, इंडिया पर टैरिफ लगा दिया। और आप देखिए, जब ये पावर में आए थे तो पहले कहा कि मैं कनाडा को 51st स्टेट बना लूंगा, वहां पर रिलेशन खराब कर दिए। फिर कहा पनामा कैनाल मुझे बिलोंग करती है, यानी कि वार क्या रुकवाएंगे, तो कब्जा करने को रह गए दूसरी कंट्री के ऊपर। फिर कहा ग्रीनलैंड मेरा है। यहाँ पे भी देखिए उल्टा चल रहा है। किस बात का नोबेल प्राइज? फिर इन्होंने ये जब आए थे पावर, तो इन्होंने कहा था कि मैं रशिया यूक्रेन को वार को रुकवा दूंगा 2 दिन के अंदर। और आज 6 महीने हो गए, वार तो कहीं नहीं रुका, बल्कि और ज्यादा तेज हो गए, बल्कि 6 महीने से ज्यादा हो गए। और वहां पे भी टोटल फेल हो गए। फिर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को गालियां देनी शुरू कर दी, यूक्रेन के जेलेंस्की को, वहां पे भी उनको गालियां देनी शुरू कर दी। तो इनको पीस प्राइज किस चीज का? फिर लेकिन दो लोगों ने इनको सपोर्ट किया पीस प्राइज के लिए। एक तो आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है इस चीज में रिकमेंडेशन करने की। तीसरे हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि उनको इनसे पैसा चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था, इसलिए कह दिया कि आपने वार रुकवाया। लेकिन जब पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हमास के ऊपर थोड़ा सा एग्रीमेंट हुआ है, इसराइल और हमास का, तो मुबारकबाद दी इन्होंने अपने दोस्त ट्रंप को। लेकिन साथ में जो क्रेडिट दिया वो दिया इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, कि उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से सारा काम हुआ। देखिए, इन्होंने वार तो छोड़िए रुकवाने की बात, इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था। 38 घंटे की फ्लाइट लेके B-2 बॉम्बर्स और दूसरे प्लेन्स पूरे अमेरिका से उड़ करके पहुंचे ईरान के ऊपर, वहां पे बम्बार्डमेंट कर दी। तो वार कहाँ रुकवा दिया? तो लेकिन मुझे एक बात कहूंगा कि वैसे एक और भी उस पर कंडीशन होगी शायद, कि किसी पागल आदमी को रिवार्ड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ट्रंप इस चौथी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये आदमी जिस तरीके से टैरिफ करके कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब कर रहा है, कहां से इसको रिवार्ड मिलेगा? और ये शोर बजाता रहा कि मुझे रिवार्ड दे दो, मुझे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे दो कि मैंने वार रुकवाया, वार को रुकवाया नहीं। फिर ये यही कह रहे थे। देखिए, ये जो दिया गया है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को, इसलिए दिया गया है कि वहां पे ये जो अपोजिशन की पार्टी थी उनको यूनाइट कर रही थी, और उनको कह रही थी कि आप मिलिटराइजेशन के बच जाइए, यानी कि ऑफेंसिव मत होइए और पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। लेकिन ये इनके ऊपर जो गवर्नमेंट थी वेनेजुएला की, इनको अटैक कर रही थी, लेकिन ये वेनेजुएला के अंदर ही रही, छुपी रही, और इसी की वजह से वहां की पब्लिक को ये एनकरेज भी करती रही। तो इसलिए इनको रिवार्ड दिया गया। और पिछले साल ये रिवार्ड दिया गया था, एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिडानक्यो ग्रासरूट मूवमेंट, एटॉमिक बॉम्ब के सर्वाइवर्स के बारे में। और इसको दूसरा नाम जो जाना जाता है वो है हिबाकुशा। उनको रिवार्ड दिया गया था पिछले साल, क्योंकि जो एटॉमिक बॉम्ब के सर्वाइवर्स थे उसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत काम किया था। और वो अटैक किसने किया था? वो भी अमेरिका ने किया था। तो अब अच्छा सूत्र, तब एक मुझे चीज लगता तो है यहाँ कि पे आपने आपने जो तीन बातें बताई, डेफिनेटली ये तीन चीजें तो इसमें थी। एक तो शांति स्थापित करना, जंग रोकना, बार बार कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं, 7-8 बार मोदी जी ने उनको फोन पे भी बोल दिया कि भैया जंग अपने आप रुकी है, उन्होंने हमें फोन किया, अगर तुमने उनसे अपील की हो पाकिस्तान से तो हमें नहीं पता, लेकिन बीच में तुम नहीं थे। ये जैसे ही हुआ तो तीनों चीजें इसमें आ गई है। पहली चीज जो इन्होंने कहा जंग रुकाने की, मोदी ने साफ कर दिया, और जो जयशंकर उन्होंने भी साफ कर दिया था। दूसरा, हथियारों में कटौती करने का ही आपने बताया, भारत के ऊपर
थोप रहे थे कि आप हमारे F-35 ले लो, बाकी के प्लेन ले लो, मिसाइलें ले लो, वो उसका अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, उसमें बातें चल रही हैं, भारत ने कहा है कि हमारी बातें चल रही है, हमने उसको कैंसिल नहीं किया है। और तीसरा इंटरनेशनल सहयोग, कि उसमें भैया 50% आपने लगा दिया। एक तरफ आप रशिया को, वो कहते हैं कि उसके साथ कोजी हो रहे हैं, भारत रशिया के साथ और चाइना के साथ कोजी हो रहा है। अरे भैया, अपने घर बुला के चाय तुम पिला रहे हो, रशियन जो प्रेसिडेंट है वो तुम्हारे यहाँ पे आ रहा है, ऊपर से तुम वहां पे बॉम्बर चला के उनको डराने की कोशिश कर रहे हो, और साथ साथ में भारत को कह रहे हो कि भाई तुम उनके साथ व्यापार मत तो तेल मत खरीदो। क्यों? क्योंकि भारत ऊपर जा रहा है। जैसे मेक इन इंडिया चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि हम मेक इन अमेरिका कर देंगे, इस कंपनियों को कर रहे हैं। कभी H-1B वीजा है उस पे, वहां पे ये अलग सी चीजें लगाते हैं। कभी कंपनियों कहते तुम यहीं पे ही अपना बिजनेस करो, चलो ठीक है, अपने कंपनियों पे कर सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों पर 5-5% वहां पे यूरोप में सारी कंट्रीज को बोल दिया इन्होंने कि भैया तुम अपना अपना रक्षा सहयोग वो बढ़ा लो। वहां पे अगर तुम्हें हथियार कम करने की तरफ कदम उठाना है, उसमें सहयोग करना है, उस बंदे को भी दिया था। वो चीजें भी आती है इसमें, अगर प्रेसिडेंट हो तो। वेनेजुएला की जो लेडी है उनको दिया गया, वो प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन उनको पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, शांतिपूर्वक लोगों को इकट्ठा करके आवाज उठाने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे बिल्कुल फेल साबित हुए। एक 9 महीने ही हुए थे ओबामा को भी, जब उनको दिया गया था, और काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। तो आई थिंक इस बार नहीं चाहते थे जो भी जूरी थी कि इस बार फिर से कंट्रोवर्शियल हो ट्रंप को देके। हालांकि ट्रंप का दबाव बहुत था, लेकिन ट्रंप को नहीं दिया गया। आई थिंक ये सिर्फ भारत ही नहीं, और देशों के भी जो लोग होंगे इससे काफी संतुष्ट होंगे। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा सूद सर, जो भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, ट्रंप के सुर ढीले पड़ गए थे। पहले तो उन्होंने कहा था कि भारत और रशिया चले गए चाइना की तरफ, फिर उन्होंने कहा भारत से हमारी बातचीत चल रही है। तो ये जो ट्रेड डील की बात की जा रही है, इसमें भी अभी भी बताया जा रहा है 6 से 8 वीक और लग सकते हैं इसमें। क्या भारत ने अपने पत्ते पूरे इसलिए नहीं खोले हैं? अगर इन्होंने ट्रेड डील के लिए ये मना करते हैं या फिर किस तरीके से थोपते हैं, तो ये जो बात चल रही है हथियार खरीदने की या कुछ और, भारत उसको भी सस्पेंड कर सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए, सिंपल सी बात है, इंडिया F-35 तो खरीदेगा नहीं। जो यूएस का एटीट्यूड है, इंडिया को जी से इंजन चाहिए थे तेजस के लिए, वो डिले कर दिए इन्होंने, जिससे हमें देखना पड़ रहा है फ्रांस की सैफ्रन कंपनी की तरफ कि वो हमें इंजन देंगे तो तेजस से प्लेन जल्दी जल्दी बनेंगे। देखिए, दूसरी बात है कि ये बहुत बार इंडिया प्रेशर डाल चुके हैं। पहले कहा रशिया से ऑयल ना लो, फिर कहते हैं हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में घुसना चाह रहे थे, डेयरी फार्म में घुसना चाहते थे। हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, हम उनको यहाँ घुसाते तो हमारे को 1 लाख करोड़ का नुकसान होता हर एक साल। फिर टैरिफ लगा दिया तो हमें चाइना ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि तुम्हारा सामान हम ले लेंगे। H-1B वीजा इम्पोर्ट के 1 लाख डॉलर की फीस लगा दी। तो उसके बाद क्या है कि इंडियन वहां जाएंगे नहीं, ये पक्की बात है, कौन उनके पैसे देगा। लेकिन उसके बाद कनाडा ने रास्ता खोल दिया। इवन जर्मनी ने कहा कि हमें आपके जो एजुकेटेड लोग हैं चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास जो IIT से लोग पढ़ के जाते हैं, वो जो यहाँ पे दूसरे लोग जाते हैं बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनको पूरा वर्ड लेने को तैयार होता है। इवन चाइना लेने को तैयार है। फिर इन्होंने दवाइयों पे टैरिफ लगा दिया 100%। तो उस टाइम पे चाइना ने 30% टैरिफ लगाया था दवाइयों पे, उन्होंने कहा जी हम इसको 0% कर देंगे, यानी कि चाइना हमारी दवाइयां लेने को तैयार था। फिर ट्रंप पलट गए, उस पर टैरिफ हटा दिया। देखिए, बेसिक बात है, आज आप देखिए ट्रंप हमारे टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका क्लोजेस्ट अलाई है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन की 125 लोगों की डेलीगेशन पहुंची है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर मेन उनके बिजनेसमैन थे, सीईओ से कंपनियों के, और वो इंडिया के साथ बात करने आए कि हमारे साथ ट्रेड पर इंक्रीज करो। क्योंकि जुलाई के अंदर पीएम मोदी गए थे ब्रिटेन के अंदर, और वहां पे एग्रीमेंट साइन करके आया था टैरिफ का, यानी कि टैरिफ को कम करने का। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे इंडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वो 99% चीजों पे टैरिफ खत्म कर चुके हैं, क्योंकि इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करना चाहते हैं। साथ में उन्होंने अपने डेलीगेशन लेके आए थे, रोल्स रॉयस के लोग लेके आए थे, ताकि इंडिया उनसे इंजन ले अपने तेजस के लिए या किसी और फाइटर जेट के लिए। साथ में ये प्रपोजल लेके आए थे कि इंडिया उनसे विस्की ले, स्पेशली उनकी जो विस्की है बहुत इंपॉर्टेंट विस्की है, और वो विस्की के ऊपर इंडिया ने 150% टैरिफ लगा के रखा था, यानी कि वो उसके लगा। फिर इंडिया ने जब एग्रीमेंट साइन किया तो 70% कर दिया, इंडिया उसको 40% करना चाहता है। आप देखिए, जो स्ट्रैमरर वो इंडिया के अंदर आए थे, स्पेशली गए थे मुंबई के अंदर, क्योंकि मुंबई हमारा कल्चरल सेंटर है, मुंबई हमारा इकोनॉमिक सेंटर है, और वहां पे बॉलीवुड के लोगों से मिलकर आए, क्योंकि वो इनकी विस्की पी सकते हैं, महंगी विस्की होती है, और इंडिया के लोग जो स्पेशली बॉलीवुड के हैं वो पसंद करते हैं इंडियन नहीं बल्कि फॉरेन विस्की।
तो ये करने आए थे, वो बिजनेस करने आए थे। और जो उसको ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जीरो आ चुकी है, उसके जीरो के ऊपर एक आप अमेरिका का एलाई यानी कि यूरोपियन कंट्री आई है बिजनेस के लिए, तो यानी कि जो ट्रम्प की एलिगेशन थी बिल्कुल गलत थी। और इंडिया का जो इस टाइम पे प्रोग्रेस चल रही है, यह हमारे जीडीपी है वो 6.8% आ रही है, और इस पिछले 3 महीने के अंदर वो 7.8% तक पहुंच चुकी थी। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड इंडिया से ट्रेड करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन ट्रम्प हमारे पे टैरिफ लगा रहे हैं। साथ में ये भी कहा कि जितने भी इंडियंस रहेंगे यूएस के अंदर, अगर वो मैरिज करेंगे तो उनकी वाइफ को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, यानी कि उनकी वाइफ वहां रह नहीं सकती। इससे इंडियंस वहां से शिफ्ट होकर जा रहे हैं जर्मनी के अंदर, या जा रहे हैं कनाडा के अंदर, या इवन चाइना के अंदर जाएंगे, या बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाएंगे। और ट्रम्प का ये जो एटीट्यूड है टोटल फेल चुका है। ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी थी वो थी 50%, लेकिन आज उनकी पॉपुलैरिटी गिर के आ चुकी है 25% पे। अगर आज ब्रिटेन में इलेक्शन, यूएस के अंदर इलेक्शन हो जाए, तो ट्रम्प को कोई भी पसंद करेगा कि ट्रम्प वहां के प्रेसिडेंट बने। ट्रम्प ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर भूचाल ला के आ दिया है, टैरिफ लगा करके, धमकियां दे करके, तो ये उम्मीद कर रहे थे कि इनको कोई नोबेल प्राइज दे, पीस प्राइज दे। ऐसे पागलों को पीस प्राइज देने का तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हमारा एजेंडा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखिए, अच्छा आपको पीस प्राइज चाहिए तो पीस की बात करिए। हाँ, एक चीज और होगी ना यहाँ पे, कहीं ना कहीं वो मोदी को भी इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे ट्रम्प, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि हमने वॉर रुकवा दी, और भारत अपने स्टैंड पर कायम था कि भाई ये तो हमारे पास फोन आया उन पाकिस्तानियों का और फिर हमने ये रोका है। बार बार हर बार भारत और पाकिस्तान के युद्ध का नाम लिया जा रहा था। क्या लगता है इससे बौखला कर कुछ और कड़े फैसले ये भारत के खिलाफ ले सकते हैं? देखिए, 71 में तो उन्होंने सेवंथ फ्लीट भेजी थी, अब वो फ्लीट नहीं भेज सकते। ये जो कड़े फैसले ले थे ले चुके। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका की इकोनॉमी खुद स्लाइड कर रही है, इनकी वजह से रशिया, इंडिया, चाइना साथ आ गए, आरआईसी बन गया, और उन्होंने डी डॉलरेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इनकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, इस टाइम पे बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जो डॉलर ये कमाते थे, मतलब करेंसी को एक्सचेंज करने में बगैर काम किए, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि इंडिया इस टाइम पे जो रशिया से ऑयल ले रहा है वो युआन के अंदर ले रहा है, यानी कि चाइनीज करेंसी के अंदर ले रहा है। क्योंकि चाइनीज करेंसी इंडिया से पावरफुल भी है, और वो इस टाइम पे रोटेशन के अंदर भी है। इवन सऊदी से जो चाइना ऑयल लेता है वो युआन के अंदर लेता है। तो आज डॉलर को रिप्लेस करा युआन, और बहुत जल्दी यूएस को डॉलर को रिप्लेस करेगा इंडियन रुपीस भी, क्योंकि इंडिया बहुत सी कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहा है, उसके अंदर रुपी का यूज कर रहा है। तो इंडिया को जितना नुकसान पहुंचाना था ट्रम्प पहुंचा चुके हैं, इससे ज्यादा नुकसान कर नहीं सकते। कोई वार तो कर नहीं पाएंगे इंडिया के ऊपर कि हम तुम्हारे पे टैंक भेज देंगे, प्लेन भेज देंगे, वो पर पॉसिबल एक नहीं चीज है। और है ना सुध क्या सर, आउट ऑफ क्वेश्चन। ये पाकिस्तानियों को अभी नई नई मिसाइलें दे रहे हैं। जैसे सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चाइना एक तरफ तो कह रहा है कि भाई तुम्हारा सामान हम खरीदेंगे, और क्योंकि उसको भी फायदा दिख रहा है, युआन के अंदर बिजनेस हो रहा है, आज जैसा कि आपने बताया उनकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी। लेकिन दूसरी तरफ चाइना अब पाकिस्तान को अपने लिए इजराइल की तरह बना रहा है, क्योंकि वहां पे कई ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण वो वहां पर कर रहा है। दूसरी बात, अमेरिका भी पाकिस्तान को यूज करना चाहता है भारत में दबाव बनाने के लिए, ताकि भारत आगे ना बढ़ सके। और एक बात तो सिंपल है, एक चीज और सुध सर, एक बात और सिंपल है, जो उन्होंने बोल दिया ये जो पाकिस्तानियों ने कि अडानी अंबानी अब हम उन पर अटैक करेंगे, तो क्योंकि इनको पता है कि जो रीढ़ की हड्डी है वो अडानी अंबानी इसलिए है क्योंकि वो भारत सरकार की नीतियों के हिसाब से काम करते हैं। जैसे एयरपोर्ट हो गया, वहां पे जो बंदरगाह हो गए, कैसी जगह पोर्ट्स हो गए, वो तो क्या लगता है कि और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके पाकिस्तानियों को, ये जो आतंकवादियों को एक तरफ तो कहा जाता। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ये था कि भाई आतंकवादियों के खिलाफ भी काम किया जाए। नोबेल पुरस्कार आई थिंक कहीं ना कहीं से कुछ पॉइंट्स तो बनते होंगे, हमें इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन पहले जो पाकिस्तानियों को एक तरीके से आतंकवादी मुल्क के रूप में कहता था, अब उनके इतने तारीफों के पुल बांधे सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि इसके जो लड़के हैं, आप पहले भी हमने इसके ऊपर बात की है, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वो अपना जो कारोबार वापस स्थापित कर रहे हैं, इसलिए भी उनकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है। तो एक तरीके से क्या लगता है कि ये एज ए प्रेसिडेंट नहीं, एज ए बिजनेसमैन देखते हुए भी इनको प्राइज नहीं मिला है क्या? एक ये भी कारण हो सकता है। देखिए, इनका हो तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि इनको पीस प्राइज मिले। और आप जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान को चाइना, देखिए चाइना आज
जरूर पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि उसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन चाइना ने जो उनका CPC-2 प्रोजेक्ट है उसको बंद कर दिया, जिसके अंदर एक रेलवे लाइन बननी थी $8 बिलियन की। चाइना का पैसा नहीं देंगे। देखिए, चाइना ने गवादर पोर्ट के ऊपर काम किया था और वहां पे गवादर पोर्ट कंट्रोल में था। अमेरिका नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट चाइना के पास रहे, लेकिन पाकिस्तान ने एक दूसरा पोर्ट वो इनको ऑफर किया, जो गवादर पोर्ट से थोड़े किलोमीटर दूर है, वो ऑफर किया अमेरिका को। यानी कि वहां पे गेम खेलना चाहते हैं अमेरिका को, एक यानी कि एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना, दोनों खुश रखना चाहते हैं। लेकिन वही बात कर रहे हैं, जैसे आपने पिक्चर देखी होगी, एक पिक्चर के अंदर एक हीरो था जो मोटरसाइकिल पे चल रहा था, दोनों पैर रख के। पाकिस्तान वो कर रहा है। हीरो तो कर गया, आप नहीं कर सकते, यानी कि वहां बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता। जैसे दो नाव पे अभी सवारी नहीं कर सकते आप। हाँ, वो अजय देवगन की फिल्म थी। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है दोनों को बैलेंस करने की। पाकिस्तान के पास औकात नहीं है बैलेंस करने की, और पाकिस्तान के अंदर चाइना कितना इन्वेस्ट करेगा? क्या पाकिस्तान के पैसे हैं? अगर पाकिस्तान कोई सामान लेगा तो फ्री में तो कोई देता नहीं है। अगर अमेरिका भी इनको मिसाइल देगा तो वो भी नहीं फ्री में देगा। और इवन ये IMF की टीम पहुंची थी पाकिस्तान के अंदर पिछले हफ्ते के अंदर, और वो इनसे बात कर रही थी कि आपने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया 20% का। उसका आप तो पैसे यहाँ डाइवर्ट कर रहे हो। साथ में इनका 2.5 बिलियन का जिसका कोई अकाउंट नहीं है, वो भी IMF ने नोट कर लिया, और IMF ने कहा हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, वापस चलेगी वो टीम। देखिए, चाइना ने इनके बिलियन, चाइना को पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने। चाइना पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा था? उसके अपने इंटरेस्ट थे। लेकिन जब US आएगा वहां पे, तो चाइना तो वहां पे स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि चाइना का एनिमी नंबर 1 है US, और US का एनिमी नंबर 1 है चाइना। इंडिया तो वैसे बीच में फंस गया। अब बगराम एयरपोर्ट की बात है, जहां पे चाइना घुसना चाहता था, जो अफगानिस्तान के अंदर है। तो एक मीटिंग होल्ड की गई थी मॉस्को के अंदर, जहां पे रशिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, चाइना के थे, इवन पाकिस्तान के थे, और 5 रशियन रिपब्लिक के, जिनका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से। सबने मना कर दिया कि हम यहाँ पे पसंद नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर चाइना US की बेस बने, बगराम एयरपोर्ट के अंदर, जहां पे चाइना पाकिस्तान, जहां पे US 2021 में दुम दबा के भाग गया था। इवन जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी इंडिया के अंदर आए, तो यहाँ भी बात हुई इसी के बारे में, बगराम एयरबेस के बारे में। तो इंडिया ने भी अफगानिस्तान का साथ दिया कि आप यहाँ पे अमेरिका को आने मत दो। और वैसे भी अफगानिस्तान ने कह दिया, तालिबान ने कह दिया, अमेरिका को यहाँ आने ही देंगे। तो अमेरिका को यहाँ पे भी धक्का पड़ रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान गेम खेल रहा है बैलेंस करने की, वहां पे राइवलरी आ रही है पाकिस्तान के अंदर, और आप आर्म्स लेंगे किसी तो पैसे के बगैर तो नहीं लेंगे। तो जरूर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, चाइना इनको आर्म्स देगा, कोई बात नहीं, लेकिन चाइना पैसे भी तो लेगा। लेकिन चाइना इंडिया की तरफ सॉफ्ट होता जा रहा है, और आज आ रही सी मतलब उसमें टाइम लगेगा, जो पूरी की पूरी बातें होंगी उसमें टाइम लगेगा। लेकिन आज जो इंडिया का पहले इंडिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता था, वो होता था पाकिस्तान। अब 2008 में इंडिया ने जो डिसीजन दिया वो था कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। लेकिन 2025 में जो इंडिया का डिसीजन है वो है कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अमेरिका। चाइना नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पे है, क्योंकि पाकिस्तान को जब भी आएगा पेल देंगे। अमेरिका, चाइना हमारे साथ, और चाइना को हम काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने चाइना को छोड़ दिया। जैसे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे हमने डेवलप करना शुरू कर दिया एक नेवल बेस, बहुत बड़ी बेस बन रही है वहां पे, जो चाइना के मलक्का स्टेट को, इंडिया मलक्का स्टेट के पास है, और वहां से चाइनीज स्टेट पास करती है। ये कि राइवलरी है, लेकिन उस टाइप की राइवलरी नहीं है जिस टाइप की पहले थी। दुश्मनों वाली बात नहीं है। आज हमारा जो दुश्मन है वो है अमेरिका, और पाकिस्तान को तो पहला है, फिर पाकिस्तान को पहलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे ISI खुरासान के साथ भी लिंक पर आ रहा है, LET के, और उन्होंने एक ब्रिगेड स्टार्ट की है। ये देखिए, लेडीज की ब्रिगेड, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज करेगी इंडिया के खिलाफ, इंडिया के अंदर और बाकी जगह के अंदर। और ये है उनके हिजबुल मुजाहिदीन के, लश्कर तैयबा के जो चीफ है, उन्होंने अपनी सिस्टर को इकट्ठा कर दिया कि आप यहाँ पे हेड करोगे इस ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिया के अंदर मिलिटेंसी एक्टिविटीज करोगे। तो अमेरिका अगर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट करके पाकिस्तान आज एनकरेज होकर के इंडिया पे मिलिटेंट एक्टिविटी करने की बात कर रहा है, इवन लेडीज के थ्रू, और खुरासान उसको आज पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो आप देखिए क्या एटीट्यूड है, और अमेरिका देख रहा है, लेकिन अमेरिका कर कुछ नहीं रहा। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई, अब नोबेल प्राइज नहीं मिलने के कारण ट्रंप बौखलाएंगे जरूर, और इस बौखलाहट में किस तरीके के फैसले लेते वो अपने आप में देखने लायक होगा। अमेरिका में वैसे ही शटडाउन चल रहा है, और इस शटडाउन से कई बार सरकार भी जा सकती है, ऐसा भी बताया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि ट्रंप बचा पाते हैं अपनी कुर्सी या नहीं। नासा भी बंद हो रखा है। हाँ, सब कुछ बंद है। जो मतलब जो मेडिकल सर्विसेज हैं या पुलिस है, जो इमरजेंसी सर्विसेज टाइप है, सिर्फ वो सेवाएं काम कर रही है। और इस दौरान, जिस दौरान शटडाउन होता है, तो वहां के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको सैलरी तक नहीं मिलती है। चलिए आगे वो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।